दोस्तों, आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम को पाइलिंग के साथ साथ जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल करेंगे उसका क्या स्पेसिफिकेशन है और जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसका क्या ग्रेड है मटेरियल का और प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम 160 180 का विड्थ है, जो इसका वेब है वो 180 का है और इसका जो फ्लेंज है, फ्लेंज 60 का है और लिप 20 का है। और जो इसका हाइट है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा, अगर सोलर प्लेट लगेगा तो सोलर प्लेट लगने के साथ साथ इसका जो हाइट होगा वो 500 हाइट होगा। जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो 500 होगा और उसके साथ साथ जो टिल्ट एंगल होगा 15 डिग्री टिल्ट एंगल होगा। जो मॉड्यूल का टिल्ट होगा वो 15 डिग्री होगा। अब इसमें दोस्तों जो कॉलम यूज किया गया है और ब्रेसिंग प्लेट यूज किया गया है, उसके साथ साथ एल क्लिट, ये जो 3 कंपोनेंट का मैंने नाम बताया हूँ वो है हॉट डिप मटेरियल्स। हॉट डिप मटेरियल्स मीन्स यहाँ पे जिंक का कोटिंग किया गया है। जो कोटिंग का जो माइक्रोन है वो मिनिमम 80 माइक्रोन है। मीन्स मिनिमम यहाँ पे कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो कॉलम है उसका सभी कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का ये क्या कहते हैं, माइक्रोन को चेक करके जो मिनिमम निकाला गया है, रेशियो निकाला गया है वो 80 माइक्रोन है। अगर मैं एक कॉलम को स्पेसिफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, तो एक कॉलम को अगर चेक करता हूँ तो उसका जो ये माइक्रोन आएगा वो कहीं पे 90 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 100 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 150 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 120 भी आएगा और कहीं पे 80 के जगह पे 70 भी आ जाएगा। लेकिन 70 से नीचे नहीं जाएगा, रेयर केस में 70 आएगा। तो वो सबको अगर रेशियो निकालते हैं तो 80 माइक्रोन कम से कम आ ही जाता है। अब दोस्तों कॉलम, ब्रेसिंग प्लेट और एल क्लिट का जो ग्रेड है, कॉलम को देखते हैं तो कॉलम 180 60 20 2 थिकनेस में है और जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 350 मेगा पास्कल। और एल क्लिट और ब्रेसिंग प्लेट है उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 मेगा पास्कल है। क्योंकि क्या होता है 250 मेगा पास्कल और 350 मेगा पास्कल में अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा थिकनेस को 250 मेगा पास्कल में बेंड करता हूँ तो जहाँ से जो बेंड होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरा 5 6 का सीट है और वो 250 मेगा पास्कल में है और उसको मैं बेंड करता हूँ तो यहाँ से वो लगेगा कि चिरा गया। चिरा मीन्स मतलब फट जाता है, कटिंग जैसा लग जाता है कि कटा कटा। तो इसीलिए 350 मेगा पास्कल यूज करते हैं और यहाँ पे थिकनेस कम है, 2 थिकनेस है। तो 2 थिकनेस के लिए 350 मेगा पास्कल यूज किए हैं। 350 स्ट्रेंथ काफ़ी होता है हॉट डिप के मैटर में 250 के कंपेयर में। एल क्लिट, ब्रेसिंग प्लेट और कॉलम, ये हॉट डिप है। अब आते हैं, ये जो देख रहे हैं आप फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग। बैक ब्रेसिंग, फ्रंट ब्रेसिंग गैल्वेलम है। जो साइज है इसका अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जो बैक ब्रेसिंग है उसका जो साइज है वो 60-40 और थिकनेस में 1.6 थिकनेस है, जो 150 के विंड स्पीड पे पास है। फिर से आप नोट कर सकते हैं, जो फ्रंट बैक ब्रेसिंग है और बैक ब्रेसिंग है दोनों का साइज 60-40-15 और थिकनेस में 1.6 थिकनेस है, जो गैल्वेलम है। अब गैल्वेलम का जो मेगा पास्कल है वो 550 मेगा पास्कल है।
क्योंकि गैल्वेलम में जितना जो थिकनेस कंसीडर किया जाता है 0.9 mm से लेकर 2 mm 2.5 mm तक का थिकनेस यूज किया जाता है। लेकिन रह गया सवाल कि जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही गैल्वेलम कॉस्टली होता है हॉट डिप के कंपेयर में। ऐसे कम थिकनेस है तो हॉट डिप से सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि अब देखिए वेट कमेगा। अगर पर केजी में देखते हैं 2 mm का वेट 1 मीटर में निकाल लीजिए और 0.9 mm का वेट 1 मीटर में निकाल लीजिए तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर 1 किलो का वेट 2 किलो आया, 1 मीटर का वेट 2 किलो आया, 100 रुपये से मान लीजिए 100 रुपये किलो है तो 200 रुपया। और 0.9 mm थिकनेस का 1 मीटर का वेट आपका 1 किलो आया, अगर वो 110 रुपये भी किलो देगा तो आपका 110 रुपये आएगा, 110 रुपये आएगा। लेकिन वो 200 रुपया खा गया, मतलब 190 रुपये आपका एक्स्ट्रा ले रहा है। और स्ट्रेंथ के मैटर में भी ये ठीक है। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि गैल्वेलम को कॉलम में यूज नहीं कर सकते। क्यों? कॉलम में अगर यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिविल कंक्रीट हुआ है गैल्वेलम में, जैसी वो सिविल कंक्रीट होगा और कुछ पानी पर लगेगा वहाँ पे तो वो जंग लग जाएगा, तो गैल्वेलम ख़राब हो जाएगा। ज़मीन के टच में नहीं आना चाहिए, ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंग लगता है। गैल्वेलम का ऐसे लाइफ 10 इयर्स का होता है। 10 ईयर्स से एबव अगर आपका लोकेशन बढ़िया है और बारिश उतना नहीं हो रहा है तो 10 ईयर्स से एबव चला जाता है, ऐसे ख़राब नहीं होता। कहाँ पे जंग कहाँ पे लगता है? जहाँ से कट के आया है, वो पहले से कट के आया है, मशीन से जो कटा होता है वहाँ पे जंग नहीं लग सकता है। लेकिन आपने खुद लाके अपने साइट पे मशीनों से काटे हैं तो वहाँ पे जंग 100% लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये बता देता हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग। फ्रंट ब्रेसिंग बैक ब्रेसिंग का जो थिकनेस क्या कहते हैं वेब और फ्लेंज है वो है लगभग आपका 60-40-15 और थिकनेस है 1.6 mm। लेकिन राफ्टर में आते हैं तो राफ्टर में यहाँ पे आपका साइज बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका राफ्टर का जो सेक्शन है वो आपका बढ़ जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे की तरफ आते हैं। आज साइट से रिलेटेड ही बहुत कुछ बताऊंगा आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ जो कंटेंट मुझे मिल रहा है सोलर से रिलेटेड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं अब आते हैं राफ्टर का साइज। जो राफ्टर का साइज है यहाँ पे 120 बाई 60 बाई 30 mm है और थिकनेस में 1.2 mm थिकनेस है। ये एक छोटा सा कुत्ता आया है और मेरे पास आया, चल ओ आराम से नहीं 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 देख रहा है, ये रखवाली अभी कर रहा है। ये 6 महीना बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, देख रहे हैं सही से है ना, सही से ना ना बाबू ना ना ऐसे नहीं। अब चलिए अब आते हैं, ये भी देख रहा है कि आखिर क्या कर रहा है। ये फिर आ गया मेरे पास, वहीं पे रहो। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राफ्टर का साइज है वो है 120 60 30 और थिकनेस में जो है 1.2 mm थिकनेस है। ये जो राफ्टर का साइज है वो 1.2 mm थिकनेस है। 1.2 mm थिकनेस में इसका भी जो ग्रेड है
550 मेगा पास्कल है। और ऐसे यहाँ पे 120 इन्होंने लिए हैं। 120 के जगह पे 100 mm का भी राफ्टर चल जाता, कोई इशू नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया है कि मैं जो बताया हूँ वो ग्राउंड माउंट से रिलेटेड राफ्टर, उसके बाद मेन कॉलम हो गया जो सिंगल कॉलम कहते हैं, उसके साथ साथ ब्रेसिंग प्लेट, एल क्लीट और एक्सटेंशन कॉलम। एक्सटेंशन कॉलम के बारे में नहीं बताया हूँ। एक्सटेंशन कॉलम बेसिकली यहाँ पे कोस्ट कटिंग के लिए दिया गया है जो पाइलिंग के अंदर रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल मैंने नहीं बताया हूँ। पहला कि ब्रेसिंग प्लेट का साइज मैंने यहाँ पे क्या लिया हूँ और एल क्लीट का साइज क्या लिया हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल क्लीट का साइज हमेशा डिपेंड करता है पर्लिन पे। पर्लिन से 10 mm कम होना चाहिए या पर्लिन के बराबर होना चाहिए, उससे एबव नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज साइट से रिलेटेड मैं लगभग जानकारी आपको शेयर करूंगा। अब रह गया सवाल दोस्तों कि यहाँ पे अभी तक जो मेरा पॉइंट था वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जो मैंने स्ट्रक्चर से रिलेटेड बता दिया हूँ। अब इसके साथ साथ 2 चीज़ बचा हुआ है, एल क्लीट और पर्लिन को बताना। पर्लिन के साथ साथ मेरा सैग एंगल भी आएगा। सैग एंगल क्यों यूज करते हैं और ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग जो बैक कॉलम टू बैक कॉलम कनेक्ट किया जाता है उसको क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि ये टेबल से ये टेबल के बीच में जो गैप दिए हैं वो क्यों दिए हैं। ये टेबल से ये टेबल के बीच में जो गैप दिए हैं वो क्यों दिए हैं और कितना दिया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमेशा सबसे पहले आपको अगर टेबल टू टेबल गैप देखना है तो आपको हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये स्टेट वाइज और लोकेशन वाइज सबका अलग अलग होता है। मोटा मोटी स्टेट वाइज ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं दिल्ली के लिए और वो प्रोजेक्ट लगा दिए हैं सेम लेंथ विड्थ, सेम कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, सेम टेबल टू टेबल डिस्टेंस, कहाँ, साउथ की तरफ। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल लगा हुआ है, 2 टेबल लगा हुआ है। सेम स्ट्रक्चर आप इंस्टॉल कर दिए साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ इंस्टॉल किए तो वहाँ के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लैटिट्यूड है वो है लगभग 12-13 डिग्री, और आगे चले जाइए केरला की तरफ चले जाइए तो वहाँ पे 9 डिग्री लैटिट्यूड है। लेकिन अगर वही डिज़ाइन अगर किसी पर्सन ने डिज़ाइन किए हैं केरला के अकॉर्डिंग ग्राउंड माउंट, सेम लेंथ विड्थ के साथ, सेम टेबल टू टेबल डिस्टेंस गैप देके शैडो चेक कर लिए हैं, और वही स्ट्रक्चर वही टेबल आप नॉर्थ की तरफ कोई सा भी स्टेट में लगा दीजिए, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोई सा भी स्टेट में लगा दीजिए, तो आपका वहाँ पे एक टेबल से दूसरे टेबल पे जो शैडो जाएगा वो एक मॉड्यूल खा जाएगा पूरा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो लैटिट्यूड को 10 डिग्री लैटिट्यूड को कंसीडर करके शैडो चेक कर लिए हैं। तो उनका टेबल टू टेबल, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये टेबल का पॉइंट और ये टेबल का पॉइंट, अभी यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा तो मॉड्यूल बाहर की तरफ 400 mm निकलेगा और यहाँ पे भी 400 mm बैक साइड निकलेगा। तो इस टेबल का जो मॉड्यूल है बैक पॉइंट वो,
और इस टेबल का जो फ्रंट पॉइंट है उस दोनों के बीच में जो गैप होगा, उस दोनों के बीच में जो गैप होगा वो अपने नॉर्थ में आते हैं 28-29 डिग्री लैटीट्यूड के हिसाब से। तो मेरा जो गैप बन रहा है वो लगभग बन रहा है 3 मीटर, 3-3.25 मीटर पे शैडो फ्री हो जाता है। लेकिन वही बंदा केरला में डिज़ाइन किया है तो वहाँ पे उनको 1800 mm तक जाते जाते शैडो फ्री हो गया, 1802 मीटर तक जाते जाते शैडो फ्री हो गया। तो वहाँ पे परफेक्ट है वहाँ के लिए। लेकिन अपने यहाँ के लिए क्या होगा, ये टेबल का जो शैडो होगा इस टेबल पे आ जाएगा, मतलब एक मॉड्यूल पूरा खा जाएगा। कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, ये 4 मंथ आपका पूरा शैडो रहेगा सोलर प्लेट पे। हाँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त के मंथ में शैडो नहीं आएगा। अभी देख सकते हैं, अभी अगर 500 mm का और मॉड्यूल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा मॉड्यूल शैडो। तब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल से इस टेबल के बीच में अभी जो गैप है अभी भी लगभग 1.5 मीटर से एबव गैप है। और अभी जो मंथ चल रहा है वो मंथ है मार्च मंथ। आज 3 तारीख है मार्च मंथ का, तो इतना शैडो आ रहा है। अगर यही नवंबर दिसंबर रहता तो ये शैडो यहाँ से उठ के इसके टेबल पे यहाँ पे आया रहता, क्योंकि नवंबर दिसंबर मंथ में जो शैडो बनता है वो सबसे बड़ा बनता है शैडो। और मई जून मंथ में तो शैडो यहाँ पे इनका तो टेबल एकदम इसके नज़दीक सीधा रहेगा, ऐसे रहेगा, पता नहीं चलेगा कि धूप यहाँ आ रहा है। तो जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल ये सब मंथ में दिक्कत नहीं होता है शैडो के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं और यहाँ पे जो मॉड्यूल यूज हो रहा है मॉड्यूल वारी का है। वारी 545 वाट पीक है। वारी पहले 25 साल का ये बताता था कि वारंटी है, अब इन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया है, 27 साल का वारंटी कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपका मॉड्यूल सेफ़ है तब तो 25 साल 27 साल चलेगा। आंधी में थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो वो 25 साल तो दूर, 1 दिन का भी उसका वारंटी नहीं लेगा वो। हाँ, इंश्योरेंस कराए हैं तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिएगा तो आपको मॉड्यूल का प्राइस मिल जाता है अगर इंश्योरेंस है तो। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो वारंटी दे रखा है 27 ईयर्स वारंटी वारी का है, वन विथ दिस सन। क्योंकि वारी के अंदर मैंने एक बढ़िया खूबी देखा हूँ कि इनका जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल पर्लिन टू पर्लिन गैप होता है 1178 mm ही लेता है और मॉड्यूल का लेंथ सेम ही रहता है। इंडिया में जितने भी मॉड्यूल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसे तो मॉड्यूल का जो सेल आता है वो फॉरेन से ही आता है, चाइना से आता है और 2-3 कंट्री है। लेकिन जो उसका मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल वहाँ से आता है सेल बन के, और यहाँ पे आके हर एक कंपोनेंट असेंबल हो जाता है अपने इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो यहाँ गुजरात की तरफ चले जाइए, गुजरात में बहुत ज़्यादा असेंबल हो रहा है। बहुत सारे कंपनी का आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। सभी का जो जनरेशन का प्रोसेस है वही है, सेम ही है लगभग। लेकिन हाँ, प्राइस में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है। कोई 10 पैसा ज़्यादा लेता है पर वाट पीक पे, कोई 10 पैसा कम लेता है। तो मॉड्यूल का जो मार्केट में चल रहा है, होड़ चल रहा है 545 वाट पीक है। अभी 670 वाट पीक तक का मॉड्यूल यूज हो रहा है। और जो मॉड्यूल का लेंथ है सेम मिलेगा लगभग सबका। 670 वाट पीक में थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, 2384 बाई 1303 mm लेंथ विड्थ है। लेकिन 545 वाट पीक में जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का लेंथ विड्थ कम है, 1134 विड्थ है। अगर आप देख सकते हैं ये होल से ये होल के बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो 1085 या 1090 mm होगा। और जो इसका आउटर लाइन होगा, क्योंकि 35 mm बाहर भी जाता है
तो 1134 mm हो जाता है। ठीक है, 1134 में होता है, मतलब 15-15, 20-20 mm दोनों तरफ चला जाता है। तो अगर 1085 होगा तो 15 मतलब 25-25 mm दोनों तरफ आउटर जाता है। ये जो देख रहे हैं विड्थ, ये जो विड्थ देख रहे हैं मॉड्यूल का पैलेट का, वो 1134 है। हाँ, इनर पार्ट उसका 1134 है, आउटर उसके हिसाब से होगा। यहाँ भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो पर्लिन डिज़ाइन होता है डिपेंड करता है आपके मॉड्यूल पे। मॉड्यूल का साइज क्या है, मॉड्यूल का विड्थ क्या है, मॉड्यूल का वेट क्या है। मॉड्यूल के वेट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है और उसके बाद डिज़ाइन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 4 पर्लिन यूज हुआ है। पर्लिन 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 होल, 2 होल, 1 और ये 2 होल, ये दोनों में मॉड्यूल का फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट होगा और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होल और वो होल में कनेक्ट हो गया। मतलब ये जो लेफ्ट साइड का 2 होल और राइट साइड का 2 होल और लेफ्ट साइड का 2 होल, 4 होल मिलके एक मॉड्यूल असेंबल होगा। फिर टॉप में जाइए, फिर 4 होल, वो 4 होल एक मॉड्यूल को असेंबल करेगा। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल असेंबल होगा ऐसे ये प्रोसेस है असेंबल करने का। अब आते हैं साइज। जो पर्लिन का साइज यूज हुआ है यहाँ पे वो है आपका लगभग 100 इसका विड्थ है। एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका जो कॉलम का सेक्शन है 100, 50, 15 और थिकनेस में 1.2 mm थिकनेस है। गैल्वेलम है, 550 वॉट पीक ग्रेड है। और उसके साथ साथ इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप ठीक है ये होल से ये होल के बीच में तो 1085 mm है और 2 होल के बीच में 70 mm है, लेकिन ये होल क्यों दिया गया है? तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये होल सैग एंगल को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। सैग एंगल बेसिकली पर्लिन का जो एक तरह से कह सकते हैं पर्लिन अपोजिट भागता है। क्या होता है कि एल क्लीट, ये एक एल क्लीट है, एक एल क्लीट वो है, दोनों एल क्लीट से पर्लिन को अटैच कर दी। लेकिन सेंटर में क्या होगा, कुछ पॉइंट जो कुछ mm में आगे पीछे हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सेम जो मॉडल अगर मान लीजिए कि 1400 mm पर्लिन टू पर्लिन डिस्टेंस है, तो 1450 mm का सैग एंगल कट करके 25-25 mm का होल दे के दोनों नट बोल्ट से टाइट करके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश करते हैं। जितना mm मेरा गैप हो रहा है थोड़ा सा उधर से पुश करके दोनों को कनेक्ट कर देते हैं नट बोल्ट से। तो क्या होता है, जो डायमेंशन मेरा यहाँ पे मिलेगा आपको, जो डायमेंशन यहाँ पे मिलेगा वही डायमेंशन आपको वहाँ भी मिलेगा और वही डायमेंशन यहाँ भी मिलेगा, अगर सैग एंगल कनेक्ट करते हैं तो। अगर सैग एंगल नहीं कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा नीचे वाला पोर्शन का अलाइनमेंट तो सही जा रहा है, ऊपर वाले पोर्शन का सही जा रहा है, लेकिन जो सेंटर में जो मेरा मॉड्यूल है वहाँ पे गैप 25 की जगह पे 28 mm है, 30 mm है, 29 mm है, कहीं 20 mm है। तो उसको सही करने के लिए सैग एंगल का यूज किया जाता है। और दूसरा जो टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं, तो सैग एंगल पर्लिन के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। जो सैग एंगल होता है वो पर्लिन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और पर्लिन को ट्विस्ट होने से बचाता है। जैसे क्या होता है कि पर्लिन, मान लीजिए कि मेरा ये पोर्शन यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, तो ये तो मेरा लगभग 15 डिग्री पे आ रहा है। अब देख रहे हैं, ये टाइट करेंगे तो ये 15 डिग्री पे आ रहा है और यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा ऐसे या ऐसे। तो क्या होगा, वो पर्लिन को और ये पर्लिन को कनेक्ट कर देंगे सैग एंगल से, तो उस ट्विस्ट को वो नेगलेक्ट कर देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज मैं जो साइट से रिलेटेड आपको बताया हूँ
ग्राउंड माउंट से रिलेटेड बताया हूँ। आज का टॉपिक फ्रेशर से लेके जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी प्रॉपर तरीक़ा से नट बोल्ट नहीं हुआ है और टाइट नहीं हुआ है। ये कब टाइट होगा? जब मेरा मॉड्यूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। नट बोल्ट सब लगभग टाइट हो जाएगा, लेकिन वो टॉर्क के साथ टाइट नहीं होगा जैसे परफेक्ट लगता है। मॉड्यूल लगेगा, मॉड्यूल के साथ साथ असेंबल हो जाएगा और वो सब टाइट हो जाएगा। मॉड्यूल असेंबल होगा, वो टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि मॉड्यूल कैसे असेंबल किया गया है और कुछ इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड आपको बताऊंगा।